हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बताएंगे, एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन बताएंगे और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बताते हैं हम। जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 का ही क्वेश्चन है। इसी का क्वेश्चन हमने कल भी किया था। एक्सरसाइज 4.4 और इसमें ये क्वेश्चन नंबर 13 है। हो सकता है आपकी बुक में कुछ दूसरा नंबर हो, क्योंकि मेरे पास पुरानी बुक है। तो आप अपनी बुक में चेक करिए इस क्वेश्चन का क्या नंबर है। यहाँ पे लिखा है इफ़ ए इज इक्वल टू 3 माइनस 1 1 2 कामा सॉरी स्टूडेंट्स, इफ़ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ये नहीं है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे कुछ वैल्यू दूसरा है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यू दूसरा है, ए का वैल्यू दूसरा है। अलग पेज पे ही कर लेते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 है। और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है, 12 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 मेरी बुक में है, आप अपनी बुक में चेक करें। लेट, मेरे पास पुराना बुक है, लेट ए इज इक्वल टू 3275 एंड b इज इक्वल टू 6789। तो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम में जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बारी ये सवाल आता है पेपर में। आगे लिखा है वेरीफाई दैट ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे दो मैट्रिसेस दिए हैं मेरे पास, ए और बी। ए है हमारे पास 3275 और बी है 6789। मेरे को ये रिजल्ट जो है इसको वेरीफाई करना है। देखो मैट्रिसेस में ये जो रिजल्ट है ये हमेशा ट्रू होता है। ए बी का होल इनवर्स होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, मतलब दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का जो इनवर्स होता है वो उनके अपने अपने इनवर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आपने ये रिजल्ट हमेशा ट्रू होता है, अभी आपने इसको ए और बी के लिए प्रूव करके दिखाना है। तो पे आप LHS की वैल्यू निकालेंगे, RHS की वैल्यू निकालेंगे, दोनों का वैल्यू बेटा बराबर आएगा तो हम बताएंगे कि ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया। ठीक है। तो देखो हम करते हैं इसको। देखो यहाँ पे मेरे को ए और बी दिए गए हैं। ए का वैल्यू है मेरे पास 3275 और बी का वैल्यू है 6789। सबसे पहले मैं ए बी कर लेता हूँ और इसका इन्वर्स निकाल लेता हूँ। ए बी करता हूँ पहले, ए डॉट बी करता हूँ स्टूडेंट्स। तो दो मैट्रिसेस को सिखाया था कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पीछे वाले लेक्चर्स में। तो देखिए किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे दोनों 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, तो जो नई मैट्रिक्स है वो भी 2x2 ऑर्डर की बनेगी। ठीक है। तो पहले क्या करना होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 3 6 जार हो गए 18 प्लस 7 7 जार होते हैं बेटा 49, 3 8 जार हो गए बेटा 24 प्लस 7 9 जार होते हैं 63। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करो, 2 6 जार 12 प्लस 5 7 जार 35। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम करो, 2 8 जार 16 प्लस
5 9s are 45। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे करा सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वो यहाँ लिखा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ लिखा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ लिखा, सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ लिखा। देखिए 3 6 are 18, 7 7 are 49, 3 8 are 24, 7 9 are 63, 2 6 are 12, 5 7 are 35, 2 8 are 16, 5 9 are 45। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ए बी मेरे पास कितना आ गया। ए बी आ गया मेरे पास बेटा ये हो गया 50 60, तो 67 हो गया। यहाँ पे 35 2 37 10 47 हो गए, 63 4 7 77 87 हो गए, 45 तो 6 51 10 61 हो गए 61। तो बेटा ये मेरे पास निकला ए बी, ठीक है, ए बी निकला। अब मुझे इस ए बी का इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स के फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको इसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकाल लो पहले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे हम करते हैं बेटा, अभी 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 67 को 61 से मल्टीप्लाई, माइनस 47 को 87 से मल्टीप्लाई, तो जो भी यहाँ पे आएगा वो ए बी का आएगा डिटर्मिनेंट। ये रफ में कर लेते हैं ज़रा, 67 इंटू 61 करना है हमको। यहाँ पे 7 आगे, 6 आगे, 6 7 42 हो गए, 6 6 36, तो 4 40 हो गए, 7 8 0 4082 आया इसका वैल्यू, माइनस 47 इंटू 87 कर लेते हैं, 7 7 49, 7 चौके 28, 4 32 हो गए, 7 8 56, 8 चौके 32, तो 5 37 हो गए, 9 6 2 8, 7 3 10, 3 1 4 4089। तो स्टूडेंट्स इनको सब्ट्रैक्ट करके बनेगा -2, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आ गया बेटा -2, मतलब 0 नहीं है, ए बी का इन्वर्स निकाला जा सकता है। हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी का इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, और फिर हम वो इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे देयरफॉर ए बी इन्वर्स एग्जिस्ट्स, ए बी इन्वर्स एग्जिस्ट्स। बेटा ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट और एडजॉइंट की ज़रूरत होती है, तो मैं अभी एडजॉइंट निकाल लेता हूँ ए बी का। एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी देखिए कैसे निकलेगा। मैंने आपको 2 क्रॉस 2 में कल दिखाया था कि शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं। क्या करना होता है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना होता है और नॉन डायगोनल वालों की साइन चेंज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 67, इंटरचेंज करना है डायगोनल वालों को, और नॉन डायगोनल वालों की करनी है साइन चेंज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये आया एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी जब मिल गया तो आप ए बी का इन्वर्स निकाल सकते हैं बेटा। तो ए बी का इन्वर्स आएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये फार्मूला होता है बेटा। सो ये आया 1 अपॉन ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास है -2, और इसका जो एडजॉइंट है उसकी वैल्यू है 61 -47 -87 और 67। सो बेटा ये आ गया ए बी का होल इन्वर्स, ए बी का होल इन्वर्स। इसको हम फर्स्ट रख लेते हैं, ए बी का होल इन्वर्स मतलब LHS आ गया ये, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन रख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड ए बी इन्वर्स ही था ना, हमें दिखाना है ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। अब हम बी का इन्वर्स निकालेंगे, ए का इन्वर्स निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इतना ही आएगा तो हम बोलेंगे कि LHS RHS बराबर है। अभी इसको अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उड़ेंगे नहीं इससे, तो इसको इधर बाहर ही रहने दो। अगर जो बाहर नंबर हो उससे अगर अंदर वाले सारे कैंसिल हो तो आपको इसको अंदर लेना चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। तो बी का इन्वर्स निकालने के लिए पहले बी की डिटरमिनेंट निकालनी पड़ेगी। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ बी,
डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालते हैं बेटा, 6 7 8 9, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, 6 9 ज़ार 54, 7 8 ज़ार बेटा हो गया 56, सो मेरे पास आ गया -2। तो बी का डिटरमिनेंट आया -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा बेटा, ठीक है। और बी का इन्वर्स निकालने के लिए आपको बी की एडजॉइंट देखनी पड़ेगी। बी की एडजॉइंट कैसे करोगे, इंटरचेंज करोगे यहाँ पे डायगोनल वालों को और नॉन डायगोनल वालों की साइन करोगे चेंज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी इनवर्स। बी इनवर्स देखिए क्या आएगा, नहीं बी इनवर्स सॉरी, पहले एडजॉइंट ऑफ बी निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी देखो क्या आएगा, डायगोनल में 9 6 इंटरचेंज हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 6, और जो नॉन डायगोनल वाले हैं उनकी साइन चेंज हो जाएगी, -7 -8 हो जाएंगे, ठीक है। -7 और यहाँ पे हो जाएगा -8, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आया एडजॉइंट ऑफ बी। हम बी का इन्वर्स निकाल सकते हैं, देयरफॉर बी इन्वर्स इज इक्वल टू, बी इन्वर्स आएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है बेटा। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ बी अभी निकाला था -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी है मेरे पास 9 -7 -8 और 6, ये निकला बी का इन्वर्स। तो बेटा क्या किया मैंने, पहले बी का एडजॉइंट निकाला, ठीक है, और फिर किया बी का इन्वर्स। बी का इन्वर्स करने का फार्मूला आएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। तो एडजॉइंट मैंने बी को देख देख के किया था, डायगोनल वालों को किया था इंटरचेंज। जो बी था आपको बता दूं बी क्या था, यहाँ पे बता देता हूँ। बी मेरे पास था यहाँ पे 6 7 8 9, तो डायगोनल में 9 6 को इंटरचेंज करना था, नॉन डायगोनल वालों की साइन करनी थी चेंज, ठीक है। अब बी इनवर्स निकालने के बाद ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, उसके लिए ए की डिटरमिनेंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पहले ए की डिटरमिनेंट निकालेंगे, 3 2 7 5, तो बेटा ए की डिटरमिनेंट आएगी 15 -14 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब 0 नहीं है ए की डिटरमिनेंट। तो ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स। अब ए की इन्वर्स निकालने के लिए ए की एडजॉइंट निकालनी पड़ेगी, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए की निकालेंगे। उसके लिए आपको ए पहले बता दूं क्या है, देखो ए है मेरे पास यहाँ पे 3 2 7 5, तो 5 और 3 इंटरचेंज करने और इनकी साइन करनी है चेंज। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 3 और इनकी साइन करेंगे चेंज, -2 -7, यह है एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब मैं ए का इन्वर्स लिख सकता हूँ, देयरफॉर ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फार्मूला है। एक्चुअली यहाँ पे आपको एडजॉइंट बहुत बारी निकालना था, तो आपने शॉर्टकट से ही निकाला, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से। अगर आपको एक ही बार क्वेश्चन में एडजॉइंट निकालना हो तो चलो तब तो सबके कोफैक्टर निकाल के बता दो, ठीक है। और जब बार बार निकालना है तो शॉर्टकट मेथड लगा लो। 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास है 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है मेरे पास 5 -2 -7 और 3, तो 1/1 1 ही होता है बेटा। यहाँ पे आ गया 5 -2 -7 3, सो बेटा ये आ गया ए का इन्वर्स। ए का इन्वर्स भी आ गया और बी का इन्वर्स भी आ गया। अब RHS में क्या करना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई। नाउ बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स कर लेंगे बच्चे। बी इन्वर्स की वैल्यू है 1/-2, फिर है यहाँ पे 9 -7, फिर है बेटा -8 और 6। इसको ए इन्वर्स से ज़रब देंगे बेटा। ए इन्वर्स की वैल्यू है 5 -2 और फिर -7 और 3। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1/-2 बेटा ऐसे ही रहा। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ज़रब देनी है और ऐड करते जाना है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ज़रब देनी है। 9 5 45 हो गए बेटा, -8 इंटू -2 16 हो गए बेटा, 9 इंटू -7 हो गए -63, -8 इंटू 3 होते हैं बेटा -24। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -35
-12, उसके बाद हो गए -49, नहीं +49 बनेंगे, -7 6 × 3 हो गए बेटा 18। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 × 5 45 -8 × -2 +16, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 9 × -7 -63 -8 × 3 -24, then multiply second row with the first column -7 × 5 -35 6 × -2 -12, then multiply second row with second column -7 × -7 +49 6 × 3 18। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन वाला लेक्चर देखिए, वहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन समझाया गया है। ठीक है। 45 6 51 10 61 हो गए, 35 2 37 10 47 हो गए बेटा, 63 4 67 77 80 हो गए। ठीक है। और यहाँ पे आ गए बेटा 49 50, ठीक है, 60 67 67। तो ये निकला बेटा बी इनवर्स ए इनवर्स का वैल्यू, इसको रखेंगे हम सेकंड इक्वेशन। ये किसकी वैल्यू निकली बेटा? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स का वैल्यू। अभी मैं देख लेता हूँ ज़रा, ए बी का होल इनवर्स भी यही निकला था। ए बी का होल इनवर्स देखो बेटा, यहाँ पे था 1/-2 61 -47 -87 67। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही है। तो हमने इन दो मैट्रिसेस के लिए इस रिजल्ट को वेरीफाई करा। यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव। ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा? ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये एक रिजल्ट इन जनरल ट्रू होता है मैट्रिसेस के लिए कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। आपको दो मैट्रिसेस दिए थे, उनके लिए आपको इसको वेरीफाई करना था। पहले ए और बी का प्रोडक्ट करा, मतलब ए बी निकाला, फिर ए बी का इनवर्स निकालने के लिए ए बी की डिटरमिनेंट और ए बी की एडजॉइंट निकाल के उसका इनवर्स निकाला। उसके बाद ये एल एच एस का वैल्यू आया, आर एच एस का वैल्यू निकालने के लिए हमें बी का इनवर्स निकालना पड़ा और ए का इनवर्स निकालना पड़ा। यहाँ पे हमने एडजॉइंट हर जगह शॉर्टकट मेथड से ही किया, थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो लंबे मेथड से करेंगे, पूरा निकालेंगे एडजॉइंट लंबे तरीके से, तो बहुत समय लगेगा। हमें एक्चुअली यहाँ समय को बचाना है। बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करा, उतना ही आया जितना ए बी का होल इनवर्स आया था। दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं आप कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम बोल सकते हैं ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अब जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता रहता है उसके लिए आपको कुछ समझाएंगे। यहाँ पे एक्चुअली आपको करना है क्या, सॉल्यूशन। यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से। 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए क्या आएगा, सॉल्यूशन ऑफ system of linear equations। by matrix method, by matrix method। इसके ऊपर बेटा आपको आएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है, 6 नंबर के लिए आता है पेपर में। तो बेटा यहाँ पे क्या दिया होगा आपको, 2 इक्वेशनें 2 वेरिएबल्स में दी होंगी या 3 इक्वेशनें 3 वेरिएबल में दी होंगी। मोर देन 1 इक्वेशन जब होती है उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। आपको यहाँ पे देंगे 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स या 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, मतलब आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देंगे और आपको उसका सोल्यूशन निकालना होगा। सोल्यूशन होता है बेटा वेरिएबल एक्स वाई जेड का वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करेगा। वेरिएबल एक्स वाई जेड अगर 3 इक्वेशनें होंगी तो 3 वेरिएबल दिए होंगे, 2 इक्वेशनें होंगी तो 2 ही वेरिएबल होंगे एक्स वाई। तो वेरिएबल का वो वैल्यू जो सिस्टम को क्या करे, सेटिस्फाई।
मतलब जितनी इक्वेशनें उसमें है सबको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे सोल्यूशन हमको निकालना है मैट्रिक्स मेथड से सॉरी। एक्चुअली हमने 10th में भी पढ़ा है कि भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता था, दो इक्वेशनें दो वेरिएबल में होती थी, उनका सोल्यूशन आपने पढ़ा हुआ था। यहाँ भी दो इक्वेशनें दो वेरिएबल में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तीन इक्वेशनें तीन वेरिएबल में भी हो सकती हैं, बट यहाँ पे आपको उनको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं पहले आपको जनरल में दिखाता हूँ कि क्या करना है आपको। सबसे पहले मैं एक सिस्टम लेता हूँ लीनियर इक्वेशंस का। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या इक्वल टू d1 रख लेते हैं, इक्वल टू d1। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। पहले मैं इन जनरल आपको समझाऊंगा फिर बताऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीन लीनियर इक्वेशंस ली हैं तीन वेरिएबल्स में बेटा, ठीक है। सो ये एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, इसके अंदर वेरिएबल है एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की वो वैल्यूज जो इसको क्या करेंगी बेटा सेटिस्फाई, उनको हम बोलेंगे वो इस सिस्टम का क्या है सोल्यूशन, तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो आप इस सिस्टम को इस तरह से लिख सकते हो, द अबोव सिस्टम कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी। आप इसको ए एक्स इंटू बी फॉर्म में लिख सकते हो। देखिए ए एक्स इंटू बी फॉर्म क्या है, देखिए ये ए जो है ये आपने कोफिशेंट्स की मैट्रिक्स लेनी है। ए किसकी मैट्रिक्स लेनी है बेटा, कोफिशेंट्स होते हैं जो वेरिएबल्स के पीछे हो, वो है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद x होता है वेरिएबल्स की कॉलम मैट्रिक्स, वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड। और बी होता है कॉन्स्टेंट्स की कॉलम मैट्रिक्स बेटा, बी होता है कॉन्स्टेंट्स की कॉलम मैट्रिक्स, और वो है d1 d2 d3। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अगर आप a और x को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम खत्म हो गए उतना ही आएगा यहाँ पे। पहला एलिमेंट क्या बनेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, a1x प्लस b1y प्लस c1z बनेगा ना, पहला a और x को मल्टीप्लाई करके उसका पहला एलिमेंट वो बनेगा। उसको किसके साथ, b के साथ इक्वेट करना है, b का पहला एलिमेंट है d1। तो देखो यही पहली इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट वाली इक्वेशन बनेगी। फिर ज़रब दे दो a2x प्लस b2y प्लस c2z, उसको किसके साथ कंपेयर करोगे, d2 के साथ, सेकंड इक्वेशन बनेगी। a3x प्लस b3y प्लस c3z, उसको किसके साथ कंपेयर करोगे, d3 के साथ, तो थर्ड इक्वेशन बनेगी। तो सही बोला है इसने कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको कैसे लिखा जा सकता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में। ए होता है कोफिशेंट्स की मैट्रिक्स, एक्स होता है वेरिएबल्स की कॉलम मैट्रिक्स, और बी होता है कॉन्स्टेंट्स का कॉलम मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपने क्या करना है, सोल्यूशन कैसे निकालना है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे कंपेयर करते हो तो हमने देखा यही सिस्टम बनता है। अब सोल्यूशन देखो कैसे निकालना है, देखो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा सोल्यूशन के बारे में कि भाई एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकालना है। देखो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया ए का, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस is consistent and has unique solution, and has unique solution,
तो स्टूडेंट्स देखिए क्या बताया गया यहाँ पे, अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, ये देखिए ये ए जो मैंने बताया था कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तो ये जो सिस्टम होता है थ्री लीनियर इक्वेशंस का लिया था ना मैंने थ्री वेरिएबल्स में, वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक, एक ही सोल्यूशन होगा उसका दुनिया में, एक से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं होंगे, एक्स वाई जेड की एक ही वैल्यू होगी जो उसको सेटिस्फाई करेगी। लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर आया, देन हमने कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तब हमने क्या कैलकुलेट करना है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। अब देखो ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखो अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो नहीं है, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर ये जीरो नहीं होगा, देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, then the system is inconsistent and has no solution। तब सिस्टम सही नहीं होता है, गलत सिस्टम, गलत इक्वेशनें होती हैं, वो इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया जिनका सॉल्यूशंस ना हो, ठीक है। तो देखिए अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो आ जाए, then the system may or may not be consistent। तो तब हमारे पास सिस्टम कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, मतलब उसका सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। and has accordingly infinitely many solution or no solution। देखो सिस्टम वहां पे, देखो अगर उस सिस्टम के इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलेंगे तो कंसिस्टेंट बोलेंगे, और अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो फिर उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो देखो मतलब यहाँ पे ज़्यादा तो आपको फर्स्ट केस ही आता है पेपर में, आपको क्या करना है, एक ही डिटर्मिनेंट निकालनी है, क्योंकि जहाँ पे सोल्यूशन है ही नहीं तो वो क्यों देंगे आपके एग्जाम में, वो उतना आता नहीं है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इसको अलग से पढ़ना पड़ता है। आप मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले लेक्चर देखिए, वहाँ पे मैंने इसको क्रेमर रूल से इक्वेशंस को सॉल्व करना दिखाया है, क्योंकि वहाँ पे छोटा छोटा सवाल आएगा, उसको अलग से मैंने दिखाया है। देखो ए का डिटर्मिनेंट निकालो, अगर वो जीरो नहीं है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन होता है, और वो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट मीन्स करेक्ट है, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो आए तो कैलकुलेट करो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर जीरो नहीं आया तो उस समय सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो आया तो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जब कंसिस्टेंट है तो मतलब उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलते हैं, और अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। वो तो सोल्यूशन निकाल के ही पता लगेगा, अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन निकले तो मतलब कंसिस्टेंट है, और अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो इनकंसिस्टेंट है, मतलब वहाँ पे 50-50 चांस है, हो भी सकता है सोल्यूशन और नहीं भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ बेटा आपको 6 मार्क्स का, जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 4.6, उसमें से बताता हूँ क्वेश्चन आपको। एक्सरसाइज 4.6, यहाँ तो 4.6 है, आपकी किताब में शायद 4.5 होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, आप अपनी बुक में चेक कर लेना क्या नंबर है, मेरे पास एक्चुअली पुराना बुक है, ठीक है।
तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पेपर में आएगा 6 नंबर का। अगर 6 नंबर का नहीं आया तो 4 नंबर का आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अब आपको 6 नंबर वाले ज़्यादा सवाल आते नहीं हैं, ठीक है। सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, यहाँ पे लिखा है सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, और नीचे आपको इक्वेशनें दी होंगी, ठीक है। इक्वेशनें देखो क्या क्या दी हैं बेटा। पहली इक्वेशन दी है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। उसके बाद दिया है बेटा x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2। और उसके बाद बेटा दिया है 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये दिया हुआ है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और आपने इसका सोल्यूशन निकालना है। 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2, 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास क्या सिस्टम दिया हुआ है। सोल्यूशन करते हैं बेटा। हमें x y z की वैल्यू निकालनी है जो इन तीनों लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। हम लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं देखेंगे, ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों के पास ये कंटेंट पहुंचे, ठीक है। तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखो क्या है बेटा। 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। उसके बाद दिया हुआ है x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2। देखो अगर ये कांस्टेंट फ्रैक्शन में हो ना तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हटाना चाहिए। 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बेटा 2x माइनस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 3। और तीसरा इक्वेशन दिया है 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हम अब ये वाला ले लेंगे और थर्ड हम बेटा ये वाला ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे 3 लीनियर इक्वेशनें 3 वेरिएबल्स में दी हैं और आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, मतलब वेरिएबल एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट जो है वो फ्रैक्शन में था तो उसको मैंने फ्रैक्शन हटा दिया, 2 इधर ले लिया मैंने। 2x माइनस 4y माइनस 2z। सबसे पहले देखिए इस सिस्टम को आप कैसे लिख सकते हैं। द एबोव system of linear equations the above system of linear equations can be written as ax is equal to b। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है हम इसको कैसी फॉर्म में लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर ए हमने लेना है कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स, कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स। तो बेटा मेरे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में है 2 1 1, सेकंड इक्वेशन में है 2 -4 और -2, थर्ड इक्वेशन में है, देखो थर्ड इक्वेशन में है 3y, x वाली टर्म इसमें है ही नहीं तो x का कोफिशिएंट लोगे 0, y का 3 और z का -5। ओके स्टूडेंट्स, x होती है वेरिएबल्स की कॉलम मैट्रिक्स, y की x y z, और b होती है कॉन्स्टेंट्स की कॉलम मैट्रिक्स, y की हमारे पास 1 3 9। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने बताया कि जो मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसको मैं कौन सी फॉर्म में लिख सकता हूँ, ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो a में लिखने होते हैं xyz के कोफिशिएंट्स जो है 2 1 1 और 2 -4 -2। देन थर्ड इक्वेशन में x का टर्म नहीं था तो वहाँ पे x का कोफिशिएंट आप क्या लेंगे 0। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले निकालेंगे, अभी देखिए ए का डिटरमिनेंट सबसे पहले निकालना पड़ेगा। अगर ये 0 नहीं आएगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है।
और वहाँ पे एक चीज़ मेरे को बताना आपको भूल गया, वो मैं आपको यहाँ फिर से बता देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सोल्यूशन, और उसके आगे लिखना है गिवन बाय वो सोल्यूशन कैसे निकालना है, उसको निकालने का ये फॉर्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। जब यूनिक सोल्यूशन होगा वो ऐसे निकालना है। ठीक है, ये पॉइंट और लिखें आप इसमें। मैंने बताया था कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होगा तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, और वो यूनिक सोल्यूशन बेटा ऐसे निकालना होता है। क्या फार्मूला होता है उसका, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। जो ए का इनवर्स निकलेगा उसको बी से मल्टीप्लाई करना है, जो मैट्रिक्स बनेगी उसको एक्स मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करके आपका सोल्यूशन आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, उससे पता लगेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन है या नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 2 0 1 -4 3 1 -2 -5। ठीक है, अब देखिए हम इसको थर्ड रो से खोलेंगे, थर्ड रो। तो थर्ड रो में एक जीरो है इसलिए वहां से खोल रहे हैं। सबसे पहले एलिमेंट 3 रहेंगे, उसकी पोजीशन क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। पोजीशन का सम जब आड आएगा तो माइनस, फिर आपने थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ देनी है, बचा 2 2 1 -2। 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट है, करो सॉल्व। 2 इंटू -2 हो गया बेटा -4, 2 इंटू 1 हो गए 2, बीच में फार्मूले का माइनस। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है -5। ठीक है, एक्चुअली इसकी पोजीशन है 3 3, तो पोजीशन की तरफ से इसको प्लस लगेगा, लेकिन इसका अपना साइन है ना माइनस। फिर आप थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, -4 2 जार हो गए -8, देन 2 1 जार हो गए बेटा 2। ठीक है, 4 2 6 होते हैं, 6 3 18 हो गए, 8 2 10 5 50 हो गए, तो 68 निकली। ए की डिटर्मिनेंट मतलब 0 के बराबर नहीं निकली। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, और वो यूनिक सोल्यूशन निकालने का फार्मूला अभी मैंने आपको लिखाया, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, वहाँ से निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कुछ, यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे बेटा देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, given system of linear equations। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल से तैयारी करते हैं तो आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप पूरा 100% मार्क्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वही आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूं। चाहे आप JKCT का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, IIT JEE, IIT मेंस, ठीक है, IIT मेंस, IIT एडवांस, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, तो उस NDA का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसकी वीडियो मेरे चैनल पे आपको अलग से मिलेगा। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो ये मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ या आप पढ़िए, आपको पूरा 100% मार्क्स आएंगे। गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट and has unique solution which is given by x is equal to a इनवर्स b। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं था, तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। कैसा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। वो सोल्यूशन निकालने का फार्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो आपको ए की इनवर्स निकालनी पड़ेगी पहले। ए की इनवर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो आप निकाल चुके हैं, वो 68 आई है ना। इनवर्स का फार्मूला होता है ना 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट तो बेटा आप निकाल चुके हैं, आपको एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको ए के सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ A11 का मतलब है कोफैक्टर ऑफ 2 निकालना पड़ेगा सबसे पहले। 1 का सम 2 होता है तो प्लस लगेगा, प्लस लिखेंगे नहीं हम, ये कॉलम ये रो छोड़ दो,
ये आएगा 20 प्लस 6, 26 आया A11, मतलब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट एट 1 1 पोजिशन विच इज़ 2, सो कोफैक्टर ऑफ 2 इज 26। देन A12, 1 2 का सम 3 होता है बेटा, क्या लगेगा शुरू में माइनस, क्योंकि पोर्शन का सम अगर आड आएगा तो माइनस लगाना पड़ता है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, जो बच गया 2 0 -2 5, करो इसको -10 -0 -10, ये हो गया बेटा +10। उसके बाद A13 निकालेंगे बेटा, A13 देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 6 -0 सो 6 आएगा बेटा। इसके बाद A21 निकालूंगा, ठीक है। तो A21 देखो कैसे निकालूंगा, पहले तो इस पेज में मैं डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ साइड में, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट को देख देख के ही मेरे को कोफैक्टर निकालने हैं ना, तो ये रफ में मैं डिटर्मिनेंट लिख लेता हूँ बेटा। डिटर्मिनेंट है मेरे पास 2 2 0 1 -4 3 देन 1 -2 -5, ये डिटर्मिनेंट लिख दिया बेटा। अब मैं इसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैंने A13 तक कैलकुलेट करा हुआ है, उससे आगे निकालता हूँ कोफैक्टर, मतलब A21 वगैरह निकालूंगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट मैंने अपने सामने बना के रख दी है, इसको देख देख के निकालूंगा, ठीक है। तो अभी मैं निकालने जा रहा हूँ A21। A21 21 का सम 3 होता है, आड होता है, माइनस लगेगा बेटा, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो बेटा, -5 -3, -5 -3 हो गया -8, ये ओवरऑल बन जाएगा बेटा 8। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -5 -3 -8, और फार्मूले के माइनस से +8 हो गया। 2 1 के बाद हो गया बेटा 2 2, तो 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, -10 -0 -10 -0 बेटा बन गया -10। सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, -10 -0। 2 3 A23 2 3 का सम आड होता है, माइनस लग गया बेटा। सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 6 -0, सो यहाँ पे बेटा आ गया -6। 2 3 के बाद निकालेंगे बेटा A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा -2 + 4 -2 + 4 विच इज इक्वल टू 2। A31 के बाद बेटा निकालेंगे 3 2 3 2 का सम 5 हो गया, आड आ गया, माइनस आया। थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, -4 -2 आया बेटा, -6, ये बन गया बेटा +6। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, या -8 -2 विच इज इक्वल टू -10 आ गया बेटा, ठीक है। सो मैंने सब के कोफैक्टर निकाल लिए। अब मैं एडजॉइंट लिख सकता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं बेटा, जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स पहले रो के मैंने पीछे निकाले हुए थे, वो थे मेरे पास आए हुए 26 10 6, 26 10 6 पहली रो के कोफैक्टर थे 26 10 6। दूसरी रो के हैं 8 -10 -6 -10 -6। थर्ड रो के कोफैक्टर हैं 2 6 -10। तो ये जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है इसका करना पड़ता है बेटा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करके देखो क्या आएगा। फर्स्ट रो को हम बना देंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना देंगे बेटा सेकंड कॉलम, थर्ड रो को बना देंगे बेटा थर्ड कॉलम। सो ये निकला बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया बेटा। तो अब आप निकाल सकते हो ए का इन्वर्स, और उसके बाद फिर सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो ए का इन्वर्स अब हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, देयरफॉर ए इन्वर्स का फार्मूला होता है बच्चे 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई थी बेटा 68, और यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू आई है बच्चे 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10 2 6 -10। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आया ए का इन्वर्स आ गया बेटा। जब ए का इन्वर्स भी मिल गया तो अब हम निकाल सकते हैं एक्स। नाउ एक्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, ए इन्वर्स इंटू बी, ठीक है। ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है बच्चे। तो ए इन्वर्स की वैल्यू है 1/68 26 10 6 8 -10 -6
2 6 माइनस 10, इसको हमने बेटा b से मल्टीप्लाई करना है। b का वैल्यू क्या था वो देखना पड़ेगा। b का वैल्यू था 139। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से मल्टीप्लाई करिए। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ही नहीं यहाँ पे तो उधर ही रुक जाएंगे। देन आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करिए। 26 आएगा बेटा, 8 3 जार 24 हो गए बेटा, 2 9 जार 18 हो गए बेटा, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 10 1 जार 10 हो गए बेटा, माइनस 30 हो गए बच्चे, 6 9 जार 54 हो गए बेटा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 हो गया, माइनस 18 हो गए बच्चे, माइनस 90 हो गया बेटा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 26 24 देन 18, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 10 माइनस 30 54, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 माइनस 18 माइनस 90। अब हम इसको प्लस प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। तो हम यहाँ पे ज़रा लिख लेते हैं क्या आता है। यहाँ पे लिखेंगे इस पेज को पे, इसको यहाँ सामने रखेंगे। देखिए मेरा x आ रहा है बेटा 1/68 और उसके बाद है 26 24 और 18, 26 4 30 50 60 68 हो गए, 54 10 64 हो गए, 64 में से 30 गए तो 34 हो गए बेटा। और यहाँ पे 90 100 108 में से 6 गए तो 102 हो गए बेटा, ठीक है। या इनको प्लस करके अब आप 1/68 से कर दो अंदर मल्टीप्लाई इसको, ठीक है। 1/68 से बेटा कर दो मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 1/68 इंटू 68, 1/68 इंटू 34। ओके स्टूडेंट्स, फिर आएगा 1/68 इंटू -102। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 68 68 कैंसिल हो गए, 34 2 जार 68 हो गए, 34 2 जार 68, 34 3 जार 102 होते हैं। तो बेटा मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, 1/2 आ गया, देन -3/2 आ गया बेटा, ठीक है। x का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, x y z वेरिएबल थे ना x में, और यहाँ से थे बच्चे 1, फिर था 1/2 और फिर था -3/2। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। x की वैल्यू आएगी बच्चे 1, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आंसर निकला है 1 1/2 और -3/2। तो ये तीन वैल्यूज जो हैं गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, तीनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करेंगी। आप इनको इक्वेशंस में डाल के देखिए, तीनों में डाल के देखिए, आपका LHS RHS के बराबर आएगा, ठीक है। Therefore the solution of given system of linear equations is, therefore the solution of given system of linear equations is, बेटा क्या आएगा, x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 1/2 एंड z की वैल्यू आ गई बेटा -3/2। आप जब आप इन इक्वेशंस में इन वैल्यूज़ को डालेंगे आप देखेंगे तीनों इक्वेशनें सेटिस्फाई हो जाएंगी। आप चेक करके देखिए, ये आपको होमवर्क है, ठीक है। तो अभी मैं ज़रा इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेता हूँ आपको। देखो, आपको तीन इक्वेशनें दी थी तीन वेरिएबल्स में और आपने उनका सोल्यूशन निकालना है। मेथड का नाम है मैट्रिक्स मेथड। फर्स्ट इक्वेशन ठीक है। सेकंड में यहाँ पे RHS में जो कांस्टेंट है वो हमारे पास फ्रैक्शन था, तो पहले इसको ठीक करिए। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक हो गया। ये आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन। इसमें आप देख सकते हैं x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 0 है इसमें x का कोफिशिएंट। अब इन इक्वेशंस को आप कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, ax = b फॉर्म में। a होता है कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, x होता है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, b होती है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ओके, देन स्टूडेंट्स आपने निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ a, जो कि आया 68, मतलब 0 नहीं आया। तो जब डिटरमिनेंट ऑफ a 0 नहीं होगा, मैंने पीछे लिखा है सिस्टम कंसिस्टेंट होती है, उसकी यूनिक सोल्यूशन होती है। सोल्यूशन निकालने का फार्मूला है a इनवर्स b।
इनवर्स का फार्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट के लिए सबके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो पहली रो के कोफैक्टर यहाँ निकाले हैं मैंने। उसके बाद सेकंड रो और थर्ड रो के कोफैक्टर मैंने यहाँ पे निकाले हुए हैं इस पेज पे। एडजॉइंट क्या होता है, जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज करना होता है बेटा, ये ट्रांसपोज करके मैंने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। ये आ गई एडजॉइंट। जब एडजॉइंट आ गई बेटा तो आप इनवर्स निकालिए। इनवर्स का फार्मूला है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद सोल्यूशन का फार्मूला होता है ए इनवर्स बी। ए इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, ठीक है। तो आपके पास स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। तो 1/68 से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ थर्ड में बता दूं कैसे उड़ाया है, 34 से। 34 2 जार 68 होते हैं, 34 3 जार 102 होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ गया है x1 y1/2 z -3/2। आपको तीन वैल्यूज मिली। अगर आप इनको 1 बाय 1 चेक करोगे इक्वेशंस में डाल के, फर्स्ट सेकंड थर्ड में तीनों सेटिस्फाई हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको बताया 6 नंबर का सवाल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कभी 3 नंबर में कभी 2 नंबर में, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालें, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है और उसके वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं। वर्टिसेस है x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर आपने इसका एरिया निकालना होगा इस ट्राइंगल का, तो उसके लिए देखिए क्या फार्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये देखिए कैसे निकलता है बेटा, 1/2। फिर आपने डिटर्मिनेंट लेनी है। डिटर्मिनेंट में पहले x कोऑर्डिनेट लिखने हैं तीनों के, x1 x2 x3। फिर y कोऑर्डिनेट लिखने हैं y1 y2 y3। उसके बाद 1 1 1 कॉन्स्टेंट्स लेने हैं, ठीक है। सो ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, ठीक है। एक बात बता दूं, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, मतलब ये ए पॉइंट इधर आ जाएगा, या बी ए सी के ऊपर चला जाए, या सी ए बी के ऊपर चला जाए, मतलब जब ए बी सी तीनों एक ही लाइन में होंगे उसमें ट्राइंगल बनेगी नहीं, तो एरिया उस समय 0 होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का ये फार्मूला है 1/2। पहली कॉलम में आपने एक्स कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, दूसरी कॉलम में वाई कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, और तीसरी कॉलम में 1 लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बेटा मैं आपको इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं जो आपके एग्जाम में 2 नंबर या 1 नंबर या 3 नंबर के लिए आ सकता है, बट आएगा, ठीक है। तो मैं बताता हूं, उसके लिए एक्सरसाइज हमें देखनी है। वो है हमारे पास एक्सरसाइज, यहाँ बुक में 4.3 है, बट आपकी बुक में 4.2 होगी। एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 का बेटा मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if area of triangle, if area of triangle is 4 square units, if area of triangle is 4 square units and vertices are k0 40 and 02। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, k का वैल्यू निकालो, जबकि ट्राइंगल का एरिया 4 दिया हुआ है और उसके वर्टिसेस भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल उधरी से दिया हुआ है कितना बेटा, 4। वर्टिसेस भी दिए हैं, बट आपको एक वर्टेक्स में ना k है, तो k की वैल्यू कितनी है वो आपको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा लिख लेंगे कि जो वर्टिसेस हैं ये क्या है। हम खुद से ही ट्राइंगल का नाम कुछ रख लेते हैं। द वर्टिसेस of triangle ABC are A of K0, B of 40 and C of 02। मैंने खुद से ही नाम रख लिए ABC, ठीक है। तो फिर एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया कैसे निकलेगा, 1/2
पहली कॉलम में एक्स कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं k 4 और 0, फिर वाई कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं 0 0 2, और फिर हमने थर्ड कॉलम में लिखना है 1 1 1। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको खोलेंगे, कहाँ से खोलेंगे? फर्स्ट कॉलम से खोलेंगे, क्योंकि वो नहीं, हम इसको सेकंड कॉलम से खोलेंगे क्योंकि उसमें 2 0 हैं, तो हम सेकंड कॉलम से खोलेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग बाय C2, एक्सपेंडिंग बाय C2, ठीक है। तो C2 से खोलिए, C2 में एक ही एलिमेंट है 2, बाकी 0 है, 0 से चेक करने की जरूरत नहीं है। C2 में ये क्या पोजीशन आ रही है स्टूडेंट्स? ये आ रही है हमारे पास 2 3 पोजीशन। यहाँ पे 2 1 थी, ये 2 2 थी, और ये 2 3 थी। 2 3 का सम -5 2 3 का सम 5 होता है, 8 होता है, तो माइनस लगेगा। ये रो ये कॉलम छोड़ दो, k -4, k -4। ओके, 2 और 2 क्या हो गया? कैंसल। माइनस से ज़रब देंगे, -k+4, -k+4, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह में 4 रख लूँगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे दिया हुआ था ना 4, मैं उसकी वैल्यू +-4 लूँगा। क्यों? एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट करते हैं ना, तो डिटर्मिनेंट प्लस भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, तो इसीलिए मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के नीचे कितनी वैल्यू लिखी है? +-4, ठीक है। एक्चुअली दिया था हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल 4, लेकिन मैंने लिया +-4, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल हम डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है। अब आप इसको 1 by 1 इसके साथ इक्वेट करिए। कंसीडर +4 इज इक्वल टू -k+4, k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0, -k इधर आके +k हो गया ना, तो k की वैल्यू आ गई बेटा 0। उसके बाद कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर -4 इज इक्वल टू -k+4, कंसीडर -4 इज इक्वल टू -k+4। k को इधर कर लीजिए तो 4 उधर जाएगा, 4 + 4, k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 8। तो k की दो वैल्यूज आ गई यहाँ पे, हैंस k की वैल्यू आई 0 और आई बेटा 8, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल उधरी से दिया हुआ था 4, और वर्टिसेस दिए हुए थे, और वर्टिसेस में एक वर्टेक्स जो है उसका x कोऑर्डिनेट रखा गया था k, तो k की वैल्यू निकालनी थी, वो आई मेरे पास 0 और 8। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने आपका जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वाला यूनिट है उसको ख़त्म कर लिया, लेकिन अभी एक्सरसाइजेस मैंने एक एक दो दो ही करी हुई हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो की। अभी हम सब टॉपिक्स पे एक एक दो दो एक्सरसाइजेस और करेंगे, बट ये यूनिट जो है इसके अंदर के कंसेप्ट सारे लगभग ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड करा है इसको आप प्रिपेयर करिए स्टूडेंट्स, आप 100% मार्क्स लेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो उसके लिए अलग से लेक्चर्स हैं मेरे चैनल पे, वो देखिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।